नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर सेकंड नंबर चल रहा है जीव जगत का वर्गीकरण। उसमें दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो पार्ट है उसमें हमने मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ा था, दूसरा उसी के अंदर प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा था। तो सेकंड जो पार्ट आया था इसका, उसमें हमने थर्ड किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा था। वैसे तो हम चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जीव जगत का वर्गीकरण, इनमें तीन ही किंगडम पढ़ते हैं। कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। लेकिन फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसके अनुसार कुछ और भी जीव हैं जिनको पांच जगत प्रणाली के अंदर नहीं रखा गया है। क्लियर? तो वो कौन कौन से हैं? थंबनेल में आपको दिख रहा है, वायरस, वायरोइड, प्रियोन एंड लाइकेन। इनको आज हम पढ़ेंगे कि इनके कौन से लक्षणों के कारण इनको पांच जगत प्रणाली के अंदर नहीं रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इधर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किसके बारे में? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम अपना थर्ड चैप्टर है, एनिमल किंगडम अपना फोर्थ चैप्टर है, तो वहां पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी। देखो इधर ये किसके बारे में बोल रहा है? पादप जगत, प्लांट किंगडम। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। पादप जगत में वे सभी सजीव आते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मोनेरा है उसमें ही प्रोकैरियोट आते हैं, बाकी चारों किंगडम में यूकैरियोट आते हैं। अब प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं, मतलब यह पादप अपना भोजन खुद बना लेते हैं, स्वपोषी होते हैं क्लोरोफिल के कारण। इनमें से कुछ पादप जैसे कि कीटभक्षी पौधे अथवा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेटा जो दोनों तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? पादपों की तरह भी करते हैं और जंतुओं की तरह भी कार्य करते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ब्लेडर वर्ट, ब्लेडर वर्ट का दूसरा नाम ही यूट्रिकुलेरिया है और ये कहाँ रहता है बेटा? कहाँ पाया जाता है? पानी में। वीनस फ्लाई ट्रेप कीट पक्षी पौधे हैं। वैसे तो ये प्रकाश से संश्लेषण करते ही हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स की कमी होने के कारण जहां नाइट्रोजन की इनमें क्या हो, कमी हो, तो उसको लेने के लिए कीटों का ये भक्षण कर लेते हैं। अमरबेल, कस्कुटा परजीवी पादपों का उदाहरण है। देखो यहाँ पर ये इमेज दी हुई है। ये जो इमेज दी हुई है ये बेटा, ये आपने देखा होगा, ये पीला पीला, ये पीले रंग का जो ग्रीन रंग के प्लांट पर पूरी तरह से जाल फैल चुका है, यह है आपका क्या? अमरबेल। यह है अमरबेल, अमरबेल कस्कुटा, ये पीले रंग का। और दूसरा एग्जांपल यहां दिया हुआ है कीटभक्षी पादप का, वीनस फ्लाई ट्रैप का। ये क्या है बेटा? कीटभक्षी पादप वीनस फ्लाई ट्रैप। ये इस तरह से होता है, जैसे यहाँ इंसेक्ट आता है तो उसको इस तरह से पिकअप करके इसको अंदर ले लेता है। किसको? इंसेक्ट को। अब ब्लेडर वर्ट जो प्लांट है उसके बारे में हम आपको दूसरे स्लाइड में बता देंगे। ब्लेडर वर्ट को यूट्रिकुलेरिया भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। देखो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। आप सबको पता है सेलुलोज क्या है? बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। सेलुलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। क्लियर बेटा? थर्ड चैप्टर में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहां मैंने बात करी थी आपके किसके बारे में? ब्लेडर वर्ट के बारे में। देखो इधर नेक्स्ट स्लाइड में बता दूं आपको ब्लेडर वर्ट क्या है। ये जो देखो यहां पर स्लाइड है, यहां पर ये तीनों प्लांट है। पहला तो हमारा कौन सा था? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। यहाँ पर इसमें ये इस तरह से लीफ होती है और इसमें भी क्या होता है? केमिकल होता है और ये इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है। और थर्ड अपना कौन सा है जो हमने पढ़ा है अभी? ये है अपना ब्लेडर वर्ट। कौन सा है? ब्लेडर वर्ट। ये पानी में रहता है। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपको बता दें। देखो और ज्यादा क्लियर देखना हो तो ब्लेडर वर्ट इस तरह से होता है। ये ब्लेडर वर्ट प्लांट है पानी में, ये उसके फ्लावर है ब्लेडर वर्ट के। किसके? इसका दूसरी नाम क्या होता है? यूट्रिकुलेरिया। दूसरा नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया।
यूट्रिकुलेरिया भी बोला जाता है। बेटा इसकी जो जड़ें है ना, इसकी जड़ों में इस तरह की पाउचेस होते हैं। ये पाउच रहे, आपको दिख रहे होंगे, ये पाउच रहे, ये पाउच। इन पाउच में क्या करता है, ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है और इतनी जल्दी फास्ट ट्रैप करता है। ये कैसे करता है, देखो इधर, ये है इसका पाउच, ये पानी के अंदर है भाई, ये पानी के अंदर है सारे। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसमें ये एक पाउच की इमेज दिखाई गई है। ये रहा पूरा एक पाउच इसमें, और ये रहा इंसेक्ट। ये क्या है, इंसेक्ट। ये पानी में रहने वाले जूप्लैंक्टन वगैरह को खा लेता है। क्या करेगा, जैसे ये इंसेक्ट इसके पास है तो ये इसको नेगेटिव प्रेशर से एकदम से ऐसे खींचेगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा। देखो यहां पर ये इंसेक्ट था, अब ये इंसेक्ट कहां आ चुका है, इसके अंदर आ चुका है। और ये इसका क्या था, ब्लेडर, पूरा एक पाउच किसका, ब्लेडर वर्ड का। इस तरह से इसको भी हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट में बोलते हैं। किसको, यूट्रिकुलेरिया को। तो आप लोगों को तीनों दिखाई दे गए, पिक्चर प्लांट है, ये तीनों एक तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्लियर, ये तो सामने इस तरह से पकड़ता है, इसमें घटपर्णी पादप बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रेप, और ये है ब्लेडर बर्ड, यूट्रिकुलेरिया। इस तरह से ये यूट्रिकुलेरिया का फ्लावर है, ये रूट्स में पाउच होते हैं और इस तरह से इंसेक्ट को इंसर्ट कर लेता है। तो आई थिंक सो आप लोगों को ब्लेडर बर्ड के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, इमेज दिखा दी है मैंने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस पे अब हम पढ़ रहे हैं इसमें किसके बारे में, जंतु जगत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पहले तो पूरा कर लेते हैं पादप जगत। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं, द्विगुणित बीजाणुद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद, मतलब 2n वाली तो उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, और n वाली उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जब हम एल्गी से बात करेंगे, ब्रायोफाइटा पे चलेंगे, तो एल्गी का तो पूरा जीवन चक्र ही क्या होता है बेटा, अगुणित होता है। फिर वहां से ही अपने आप को डेवलप करते हुए हैप्लॉइड से डिप्लॉइड पर जाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर, और धीरे धीरे जो गैमेटोफाइट है वो रिड्यूस होता जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और स्पोरोफाइट डेवलप होता जाएगा। इस विभिन्न प्रकार के पादप वर्ग में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई, और ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर हैं, के अनुसार विभिन्न होती हैं। ये सब आप लोगों को थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। युग्मनज में मियोसिस के द्वारा, विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। नॉर्मल सी बात है, किसके द्वारा, 2n जो कोशिका है उसमें मियोसिस अर्धसूत्र विभाजन होगा और 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर या मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं। किस पर बनते हैं, नर गैमेटोफाइट होगा तो उस पर बनेंगे, मादा गैमेटोफाइट होगा तो उसके अंदर बनेंगे, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणुद्भिद विकसित होता है, मतलब 2n। इस प्रकार इस प्रक्रम में संतति एकांतरण कहते हैं। इस प्रकार इस जगत का विस्तृत अध्ययन हम अध्याय 3 में करेंगे। क्लियर, यहां तक तो क्या कंप्लीट हुआ ये आपका पादप जगत। नेक्स्ट इसमें जंतु जगत के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे हम लोग। जंतु जगत एनिमिलिया किंगडम। जीव विषम कोशी यूकेरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यह केवल पादपों का लक्षण होता है। भोजन के लिए परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन को आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। क्वेश्चन बनता है पादपों में या जंतुओं में, पादपों में तो स्टार्च के फॉर्म में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित होता है। इनमें प्राणी सम अथवा भोजन को अंतर्ग्रहण करने वाला होता है। इनमें वृद्धि को एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति व माप होती है। अब यहाँ पर बात कर रहा है उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिकी प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। ये सब हम 4th
चैप्टर अपना एनिमल किंगडम, उसमें पढ़ेंगे। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है, बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है और संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत अध्ययन 4 में किया गया है। बेटा थर्ड चैप्टर से आप लोगों की पूरी बॉटनी एक तरह से स्टार्ट होती है और फोर्थ चैप्टर से आप लोगों का एनिमल किंगडम होगा, तो एक जंतु जगत स्टार्ट हो जाएगा पूरा। आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, 1% भी। यहां पर तो हम 3 किंगडम पढ़ने थे जो पढ़ चुके हैं। अब किसकी बात कर रहा है? विषाणु। किसकी बात कर रहा है? विषाणु, वायरोइड एंड प्रियोन लाइकेन की पढ़ते हैं। देखो क्या कैरेक्टर थे इनके। वी टेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीव जैसे वायरस, वायरोइड तथा प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। क्यों नहीं किया गया? बेटा इनके कैरेक्टर कोशिकीय जीवों से अलग थे, इसलिए इनको 5 जगत प्रणाली के अंदर नहीं रखा गया। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं, खांसी जुकाम हो ही जाते हैं हमें। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का वर्गीकरण में नहीं है, वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम मानते हैं कि सजीव की कोशिकीय संरचना होती है, वायरस अकोशिकीय जीव है। 100% बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। वायरस क्या है? अकोशिकीय जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेद्वार होती है। अब देखो आपको बता दूं क्या है। एक तरह से वायरस क्या है? एक परजीवी की तरह कार्य करता है, अकोशिकीय है। कैसे? जैसे कि यह किसी भी सजीव के साथ में अंदर उसकी सतह पर भी चला जाएगा और सतह से होता हुआ अंदर चला जाएगा, उसके कोशिका के अंदर, किसी सजीव कोशिका के अंदर चला जाएगा तो अपना नंबर बढ़ा लेता है। ये कैसे करता है? अपनी कॉपीज बढ़ा लेता है, मतलब इसमें रेप्लिकेशन की पावर तो पाई जाती है, लेकिन कब? जब यह किसी भी सजीव के साथ में जुड़ता है। तो स्पेसिफिक होस्ट भी होते हैं। देखो एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं, क्या बोल रहा है ये? एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपनी प्रतिकृति बनाते हैं, मतलब अपनी जेरॉक्स कॉपी बनाते रहते हैं। जैसे कोई मेरे पास एक पेज है, मुझे उसके मल्टीपल पेज चाहिए, तो मैं कहां जाऊंगा? जेरॉक्स मशीन पर जाऊंगा, उनसे बोल दूंगा मुझे इसकी कॉपी बनाकर दे दो, लेकिन मैंने वो पेज मशीन में डाला। उसी तरह से ये वायरस भी किसी सजीव के अंदर, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, उसके अंदर जाएंगे और उसकी मशीनरी, मतलब उसका जो मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन का, उसका यूज करेंगे और अपने नंबर बढ़ा लेते हैं और मेजबान को मार भी देते हैं, मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी कम कर देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? नहीं, यह सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? संयोजक कड़ी है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? देखो यहां पर बात कर रहे हैं, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका जो निर्माण है वो किस तरह से किया है मैं बता दूं आपको। पहले पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे आपको। वायरस का अर्थ है विष, विषैला तरल, मतलब लिक्विड पॉइजन। डिमित्री इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया। किसने? इवानोवस्की ने। देखो यहां पर मैं बता दूं आपको इस तरह से, ये था साइंटिस्ट अपना फर्स्ट, इवानोवस्की। इवानोवस्की ने किसमें? किसमें बात करी इसने? एनसीईआरटी में। देखो इधर, तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को, तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को
रोगाणु प्लांट है अपना जिससे हमें तंबाकू मिलता है, उसमें मोजेक रोग हो रहा था। क्या हो रहा था? मोजेक रोग। तो मोजेक रोग हो रहा था, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट में ये रूट वाला पोर्शन है, ये रूट वाला पोर्शन है, और ये क्या है? तना। इस तने पर किसी प्रकार का कोई घाव हो रहा था, ये रहा घाव, और इसमें थे हमारे छोटे छोटे वायरस पार्टिकल, ये रहे। तो वायरस पार्टिकलों को अलग करके उसने क्या बोला कि ये मोजेक रोग जो हो रहा था वो उसका जो पॉइजन है उसको बाहर निकाला। इवानोवस्की ने बोला कि ये सब जो रुएदार संरचना इसमें है वो क्या है? वो रोगाणु को उसने वायरस नाम दे दिया, वायरस नाम दे दिया। किसने दिया? इवानोवस्की ने। ये तो हमारा कौन सा साइंटिस्ट था? पहला साइंटिस्ट। फिर अब दूसरा साइंटिस्ट कौन था? देखो इधर, वायरस नाम दिया। इनका माप बैक्टीरिया से छोटा होता है। इनका माप क्या होता है? बैक्टीरिया से छोटा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी निकल जाते हैं। कैसे? देखो इधर, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से कैसे निकल जाते हैं? देखो ये ऐसे बोल रहा है, हमारे पास ये छन्नी है, ये छन्नी मतलब कोई चीज छानने वाली अपने पास में, इसमें ये जाली है, हम इसमें बैक्टीरिया को फिल्टर कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया, ये बी, और ये पूरा लिक्विड था अपना। ये बी बी जो दिख रहा है वो आप लोगों को बैक्टीरिया है, और ग्रीन वाला छोटा छोटा वायरस है। अब इनको इसमें से छाना गया तो वायरस तो यहां रह गए नीचे। वायरस तो बिल्कुल क्या है? छोटे थे तो नीचे चले गए, लेकिन ऊपर क्या रह गए? बैक्टीरिया। ऊपर क्या रह गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या थे? बड़े। तो हमारी ये जो फिल्टर है ये तो बैक्टीरिया को छानने वाला फिल्टर था कि हम बैक्टीरिया अलग कर रहे थे। तो इस बैक्टीरिया अलग करने वाले फिल्टर से भी वायरस को नहीं छान पाए, वायरस तो और नीचे चले गए। इस तरह से ये लिक्विड पूरा था और इसमें वायरस भी आ गए और लिक्विड भी आ गया, तो इस तरह से हम इसको भी नहीं छान पाए। किसको नहीं छान पाए बेटा? वायरस को। ये तो हो गया यहां तक। बैक्टीरिया साइज में बड़े होते हैं, उससे भी छोटे क्या होते हैं? वायरस। इसको नहीं छान पाए, फिल्टर नहीं कर पाए। अब आगे देखो, एमडब्ल्यू बिजरीनेक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। दूसरा साइंटिस्ट कौन है? एमडब्ल्यू बेजेरीनेक। देखो दूसरा साइंटिस्ट, एमडब्ल्यू बेजेरीनेक। एमडब्ल्यू बेजेरीनेक ये क्या बोल रहा है कि दो पौधे थे, एक प्लांट ये रहा ए और एक प्लांट ये रहा बी। जो हमारा एक प्लांट है ये वाला, ये संक्रमित था। ये क्या है? संक्रमित प्लांट। और जो हमारा बी पौधा था ये था स्वस्थ प्लांट। यह है स्वस्थ प्लांट, स्वस्थ पादप। ये यूं बोल रहा है कि जब स्वस्थ पादप के पास में संक्रमित पादप को रखा गया, ये कौन से रोग से संक्रमित था? इसी से, तंबाकू मोजेक रोग से संक्रमित था। तो इसमें से संक्रमित जो वायरस है वो यहां पर पहुंच गए और इसको भी क्या कर दिया? अब ये स्वस्थ ना रहकर ये भी क्या हो गया? संक्रमित हो गया। ठीक है, तो देखो ये लाइन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? ये एमडब्ल्यू बेजरीनेक 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू पौधे का रस
स्वस्थ तंबाकू पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस या तरल को क्या नाम दिया, यहां से क्वेश्चन आता है, कैंटिजियम वाइनम फ्लूइडियम। क्या नाम दिया, कैंटिजियम वाइनियम फ्लूइडियम, संक्रमित जीवित तरल। क्या नाम दिया बेटा इसको, संक्रमित जीवित तरल। अब थर्ड था WM स्टैनले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। किसने बताया ये, WM स्टैनले। थर्ड साइंटिस्ट अपना WM स्टैनले। स्टैनले ने बताया कि वायरस को रवेदार, मतलब रवे का मतलब यहाँ पे क्रिस्टल है। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे इंग्लिश की उसमें लिखा हुआ है क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टलदार रवेदार बनाया जा सकता है। तो बेटा आप लोगों को यहां पर तीन साइंटिस्ट है, एक तो बात कर रहा है 1892 में, एक बात कर रहा है 1898 में, और एक बात कर रहा है 1935 में। तो हम यहां लिख देते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट है अपने, 1892, 18 ये बात कर रहे हैं 1892 में, और दूसरे साइंटिस्ट कब बात कर रहा है अपना 1898 में, 1898 में, और ये बात कर रहे हैं कौन 1935 में, 1935 में। तो तीनों साइंटिस्ट आप लोगों के क्लियर होंगे मेरे ख्याल से। ये तो तंबाकू मोजेक जो रोग हो रहा था उसके रोगाणुओं को इसने वायरस नाम दे दिया। और MW बिजनेक ने क्या बोल दिया कि स्वस्थ पादप के पास में संक्रमित पादप को रखा जाता है तो वो स्वस्थ पादप भी संक्रमित हो जाता है, और इस तरल को उसने क्या नाम दिया था, संक्रमित जीवित तरल। और WM स्टैनले ने 1935 में, देखो आप लोगों को याद करने की ट्रिक बता दूं कि पहले कौन सा साइंटिस्ट आएगा, याद रखने की ट्रिक है। आप लोग अल्फाबेट पढ़ते हो इंग्लिश में, पहले आएगा E, फिर आएगा M, फिर लास्ट में आएगा W। तो EMW, इवानोवस्की, MW बेजरेनेक और स्टैनले। क्लियर। यदि आगे के भी याद नहीं रखोगे तो यहां से ये EMW से याद हो जाएगा। क्लियर। लेकिन यहां से क्वेश्चन आता ही आता है तो आप लोगों को याद रखना है। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। रवे मुख्यतः किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय और वायरस अविकल्पी परजीवी होता है। मतलब ये बाहर तो क्या होते हैं, किसी बाहरी शरीर की बात कर रहे हैं, सजीव के शरीर में नहीं है तो निष्क्रिय है, और शरीर के अंदर आते हैं सक्रिय हो जाते हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी होता है। ऑब्वियसली वायरस की जो संरचना होती है उसमें हम बताएंगे, उसमें अनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA भी हो सकता है। जो RNA अथवा DNA हो सकता है। अब RNA भी दो प्रकार का, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड। किसी भी वायरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं हो सकते। मतलब देखो ये क्या बोल रहा है, अनुवांशिक पदार्थ की बात कर रहे हैं इस तरह से, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है बेटा, DNA या फिर RNA, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसको फिर डिवाइड कर देते हैं हम लोग टू पार्ट में। क्या, डबल स्टैंडर्ड DNA या फिर सिंगल स्टैंडर्ड DNA। देन फिर इधर RNA, डबल स्टैंडर्ड क्या होगा, RNA या फिर क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो अनुवांशिक पदार्थ के आधार पर आप लोगों के चार प्रकार के क्या हो गए, वायरस हो गए। चार प्रकार के वायरस कौन कौन सा, डबल स्टैंडर्ड DNA वाला, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वाला,
डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला। तो इनके अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। अब कौन कौन से एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है उनको पढ़ते हैं। देखो, किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होंगे। वायरस केंद्र प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। मतलब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वही संक्रामक होता है, प्रोटीन नहीं होता है इतना ज्यादा। प्राय सभी पादप वायरस एक लड़ी वाला आरएनए होता है। अब मैंने भी बताया था ना, क्या बोल रहा है, प्राय सभी पादप वायरस एक लड़ी वाला आरएनए। मतलब देखो इधर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का एग्जांपल क्या हो गया, ऑल प्लांट वायरस। ऑल प्लांट वायरस, पादपों में जो डिजीज करने वाले जो वायरस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। दूसरा देखो इसमें, और सभी जंतु वायरस एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। जंतु कौन सा होगा, सभी जंतु वायरस एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। मतलब एनिमल वायरस, एनिमल वायरस इसके एग्जाम्पल आप लोगों को यहां पर भी मिलेंगे और एनिमल वायरस यहां पर भी आएंगे। क्लियर, एनिमल वायरस इधर भी आएगा, एनिमल वायरस इधर भी आएगा, लेकिन प्लांट में कौन सा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला होगा। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्राय दोहरी लड़ी वाला। मतलब एक वायरस जो बैक्टीरिया पर जुड़ जाता है और संरचना बनाता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलेंगे उसे, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। और उसमें क्या होता है, दोहरी लड़ी वाला। उसमें क्या होता है बेटा, दोहरी लड़ी वाला। देखो ये बोल रहा है, मतलब डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। प्रोटीन के आवरण को कैस्पिड कहते हैं। अब यहां पर इसको समझ लेते हैं। देखो यहां पर एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ था, ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। ये दो डायग्राम अपने पास है जो थंबनेल में थे। अब हमारे पास यहां दो एग्जांपल हैं। एक तो है टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू डिजीज करने वाला वायरस जो पादपों में कर रहा है। तो कौन सा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। पढ़ लिया हमने अभी सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो वायरस है वो पादपों में डिजीज करते हैं। तो इसका ये आनुवांशिक पदार्थ है, ये रेड वाला जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये आनुवांशिक पदार्थ है। और ये किसका है, आरएनए का। तो मैं यहां लिख सकता हूं SSRNA, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन की मोनोमर इकाइयां होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, ये प्रोटीन का आवरण है कैप्सिड, और एक को बोलते हैं कैप्सोमियर। ये तो हमारा हो गया टीएमवी वायरस। लेकिन ये जो संरचना है ये किसकी है, जीवाणु भोजी की, बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज के अंदर यहां पर होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और वो भी अभी हमने लाइन पढ़ी है जस्ट, कौन सा वाला होता है, डीएस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। तो ये वाला पोर्शन जो होता है वायरस का, इसको बोलते हैं हेड, शीर्ष। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कॉलर। यहां से यहां तक इसको बोलते हैं आच्छद, और इससे निकलते हैं ये टेल फाइबर, कुछ तंतु। तो ये तो है बैक्टीरियोफेज, और ये है आप लोगों का वायरस। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला वायरस है, टोबैको मोजेक वायरस। प्लांट के सारे वायरस कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले। आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर होगा। अब आगे, अब यही बात बोल रहा है ये प्रोटीन की, यहां लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं एनसीईआरटी पर। क्या बोला हमने, प्रोटीन के आवरण कैप्सिड, और यह छोटी छोटी, किसकी बेटा, छोटी छोटी उप इकाइयों का बना होता है, जिसे हमने बोला था क्या, कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं बेटा, कैप्सोमियर। और आवरण को बोलते हैं कैप्सिड से मिलकर बना होता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है।
मतलब जैसे कि मेरे हाथ में कुछ है अंदर, तो अंदर तो उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, और बाहर क्या हो गया, उसका कैप्सिड आवरण हो गया उसका। ये कैप्सोमियर कुंडलिन अथवा बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे होते हैं। वायरस से कौन सी डिजीज होती है, ये याद रखना, वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है वो बता रहे हैं। मम्प्स, चेचक, हर्पीस तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण ही होता है। पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पीला होना तथा शिरा स्पष्ट तथा बोना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके मुख्य लक्षण है। क्लियर है यहां तक? तो ये तो हुआ हमारा कौन सा, वायरस। तो बेटा अब यहां तक हमने वायरस पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा जिसमें है वायरोइड। वायरस देखो मैं बता दूं आप लोगों को, हमने पढ़ा है जस्ट अभी, वायरस पढ़ा। अब वायरस में हम लोगों ने बात करी थी इस तरह से, ये जेनेटिक मटेरियल था। क्लियर? ये जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल, ये इसमें कैप्सिड, कैप्सोमियर, ये क्या आते हैं, कैप्सोमियर। ये कैप्सिड, और ये था आरएनए, ये था हमारा टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस। अब बेटा इसमें से ये था प्रोटीन का पोर्शन, ये तो किसका बना हुआ था, प्रोटीन का, और ये था अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए। जब इसमें से मैं वायरस में से ये प्रोटीन वाला पोर्शन हटा दूं तो ओनली क्या बचा, ये डीएनए बचा। क्या बचा, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, क्या डीएनए बचा या फिर आरएनए बचा, क्या बचा, ये डीएनए या फिर आरएनए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वायरस से छोटा होता है वायरोइड। क्या होता है, वायरोइड, मतलब वायरोइड का मॉलिक्यूलर वेट इससे भी कम होता है, किससे, वायरस से। तो यही एनसीईआरटी बोल रही है। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा होता है, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग, याद रखना कि वायरोइड किसमें डिजीज कर रहा है, प्लांट में, पोटैटो स्पिंडल डिजीज नामक रोग हो जाता है। वायरोइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। वायरोइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह वायरोइड के नाम से जाने जाते हैं, और वायरोइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। क्या बोल रहा है, वायरोइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते थे उनका अभाव होता है। यहां पर मतलब प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, यहां पर वायरोइड के नाम से जाने जाते हैं। वायरोइड के आरएनए का आणविक भार क्या होता है, कम होता है। स्पेशली क्या होता है, आरएनए ही होता है किसमें, वायरोइड में, प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। अब प्रियोन की बात कर रहे हैं, अब हम थर्ड किसकी बात करें, प्रियोन की। देखो उधर, अब बेटा यहां प्रियोन भी समझ लो क्या था। जैसे कि अभी हमने बात करी कि इसमें प्रोटीन आवरण हटा दिया, क्या हटा दिया हमने, प्रोटीन का आवरण हटा दिया, तो हम बोल रहे हैं कि जैसे कि ये आरएनए होगा केवल। तो अब ये जो सीक्वेंस है हमारे पास में, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है पर्टिकुलर प्रोटीन की जो सीक्वेंस होती है, तो यहां तो आरएनए बचा। अब प्रोटीन हम बनाते हैं अमाइनो एसिड से, ये अमाइनो एसिड, ये प्रोटीन बना रहा हूं मैं इस तरह से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी वजह से जो प्रोटीन बना वो एकदम परफेक्ट प्रोटीन बना, क्योंकि अमाइनो एसिड का क्रम क्या था, बढ़िया था। अब यहां पर क्रम ऐसा हो गया, ए तो ए रह गया यहां पर, और यहां पर ही आगे ये अमाइनो एसिड इधर था, एक अमाइनो एसिड इधर था। तो पहले वाला सी और बी तो सेम रहा, लेकिन अब जो ए क्या है, चेंज हो गया। तो इस ए के कारण जो प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला था वो क्या होगी, उसके फोल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, फोल्डिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहां से जो संरचना निकल कर आएगी उसे बोलेंगे हम प्रियोन्स, और ये सही इंफॉर्मेशन नहीं लेके जाएगी तो ये क्या करेगी, डिजीज करेगी। कहां पर इफेक्ट करती है, ये ब्रेन पर इफेक्ट करती है। देखो इधर ये क्या बोल रहा है,
आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों मतलब फोल्ड प्रोटीन वाले कारक क्या होते हैं? अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या हो गई? गलत हो गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया मतलब प्रियोन कहा गया। और प्रियोन द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी क्या है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। आप लोगों को ये याद रखनी है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे आमतौर पर मवेशियों में क्या बोलते हैं? मेड काउ रोग कहा जाता है। मतलब गायों और मवेशियों में क्या जाता है? मेड काउ रोग। और मनुष्य में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग, जिसे हम जैकब डिजीज कहते हैं, के समान रोग होता है। क्लियर? यहां तक हमने पढ़ा वायरस, वायरोइड एंड प्रियॉन्स। अब लाइकेन बाकी है। देखो इधर, लाइकेन बहुत छोटा टॉपिक है, चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा अपना। लाइकेन शैवाल और कवक का सहसंबंध, सहजीवी आवास, पारस्परिक उपयोगी सहवास, जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। शैवाल और कवक दोनों साथ साथ रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। शैवाल भोजन बनाता है और लाइकेन उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, क्योंकि लाइकेन क्या होता है? एक तरह से पैरासाइट होता है। ठीक है, ये भोजन नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। किसके पास में? कवक के पास में। शैवाल का घटक को सेवलांस, जिसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और कवक के घटक को मायोकोवांट कवकांश, माइकोबायोन्ट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषित तथा परपोषी। स्वपोषित तो ये रहा शैवाल, और परपोषी क्या है? ये कवक। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है। क्या बोल रहा है? शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज व जल का अवशोषण भी करता है। कौन करता है? ये कौन कर रहा है? खनिज का अवशोषण कवक करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में से लाइकेन को देख लो तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। कौन से वाले प्रदूषण में नहीं उगते हैं? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जहां होती है वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करता। अब देखो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है किसका, मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, ये रहा। पादप का ये तना है जिस पर क्या है? लाइकेन है। शैवाल और कवक दोनों एक साथ दिखाई देंगे आप लोगों को। ये जो डार्क हो रहे हैं वो तो आपके होगी क्या? एल्गी, और जो लाइट हो रहा है वो क्या है आप लोगों का? कवक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लाइकेन का डायग्राम, लाइकेन की इमेज। तो यहां तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, और अब तो इसमें सारांश है जो आप पढ़ लेना। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ओके, नमस्कार।